रहे हैं वो लास्ट चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। हम लोग का चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, पहले पढ़ रहे हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहले आता है स्केडियम, ठीक है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, निकेल के बाद निकेल, निकेल, इसके बाद आएगा आपके पास कॉपर और आएगा आपके पास जिंक। अब इसके बाद होता है आपका ये आपका कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसके बाद आएगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलेंगे हम लोग 4D सीरीज, इसके लिए। तो इसमें हम लोग मेमोनिक यूज करते हैं या यारी, जरा, निभा, मौत, MO, ठीक है, मौत, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे, कूद। बहुत सारा मेमोनिक है आपकी, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे, कूद, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। क्या होगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होगा 5D, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना क्या होगा, ला हफ्ता, वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। बहुत सारा है, आपको जो सही लगे आप देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको ये आपका क्या हुआ, सीरीज का नाम क्या हुआ, ये आपका सीरीज हुआ, कौन सीरीज हुआ, ये आपका 3D सीरीज हुआ, ये आपका सेकेंड सीरीज हुआ, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ, ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, 3D है, क्या है आपका, ये आपका सीरीज है 3D सीरीज, ये आपका क्या है आपका 4D सीरीज, यहाँ पर क्या होता है ये 5D सीरीज, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हुआ। चलते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं, पहला एक एक चीज़ों पर बात करते हैं। पहला बात होगा हमारा, फर्स्ट जो बात होगा वो बात होगा, पहला जो बात होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। किसका बात होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ जनरली क्या होता है N-1 D 1 से 10 और NS2, ये आपका होता है NS 1 से 2, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है। पहला तो ये, अब कुछ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। NCERT में आपका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद। तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, ये मेरा NCERT का चार्ट है, इसमें हम लोग को दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको देखना है। तो देखिए कौन कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है। तो पहला इम्पोर्टेंट है क्रोमियम, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको 4S और 3D दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4S और 5D और 5S और 4D दिख रहा होगा, यहाँ आपके पास 6S और 5D दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये एक अलग केस है 3D 5 और 4S 1, और यहाँ पर ये आपका अलग केस है कॉपर। कॉपर में क्या है आपका, यहाँ पर 3D
10, 3D क्या है आपका 10 और 4s 1 है। यहाँ पर भी क्या है आपका 3D 5 4s 1। तो ये दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा जो अलग अलग है उसको याद करना है। अब इसी में आइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए ये तीनों को देखिए, ये तीनों में आखिरी में 10 है, दिख रहा है। यहाँ पर 5s में क्या है आपका 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2, ये दोनों तो ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा इस वाले को, ये वाला फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये और ये। यहाँ पे क्या है देखिए गौर से, यहाँ पे क्या है 3D 8, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है आपका 10। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके नीचे भी एक आएगा, ठीक है। ये सब तो हो गया। बाकी यहाँ देखिए y यहाँ बस 2 2 है, बाकी सब यहाँ से यहाँ तक सब क्या है एक 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 एक, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। बाकी लेकिन मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल फैमिली है, निकल फैमिली को आप ध्यान रखिए। और ये इससे जो भी PYQ का क्वेश्चन है एक बार ट्राई कर जाइएगा, तो इससे आपका पता चल जाएगा कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट, ठीक। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गया। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस, है ना। बात करते हैं हम लोग साइज की। तो सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो है इसमें साइज का। किसका है, साइज का। तो साइज में क्या होता है, साइज में स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ तक साइज क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है बता रहे हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या है डोमिनेट क्यों हो रहा है बता रहे हैं। जेड इफेक्टिव ज़्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से, तो हमें क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा साइज आपका डिक्रीज करेगा। फिर आता है यहाँ से आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर क्या होगा आपका जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होता है शील्डिंग, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, बार बार इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट के, ठीक है। और आखिरी में क्या होता है लास्ट में, कॉपर और जिंक। यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ होता है जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, स्केडियम में जो होता है 3D क्या होता है 1, तो डीएम में कितना ऑर्बिटल बताइए 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप मैग्नीज तक आएंगे, मैग्नीज में क्या होगा 3D 5 और 4s2, ठीक है। तो 3D 5 4s2, तो यहाँ तक लगभग क्या है आपका पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मतलब CR से ही पेयरिंग स्टार्ट हो चुका है। और लगभग जैसे ही आप आयरन में आओगे, देखो गौर से 3D 6 4s, देखिए यहाँ पर पेयरिंग आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो जो पेयरिंग है यहाँ देखिए, यहाँ जो क्या हो रहा है आपका पेयरिंग हो रहा है। इस पेयरिंग के कारण क्या हो रहा है कि जैसे जेड इफेक्टिव क्या होता है, जैसे ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है ना, और यहाँ मेरे पास कोई सेल है,
तो सेल है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है, ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है तो कौन रोकता है? इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ये क्या होगा, पेयर फॉर्म, मतलब इसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ से चार्ज निकल रहा है वो लगभग फिक्स है, तो क्या होगा, रुकेगा इसको। इस कारण क्या होगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा पेयरिंग, ठीक है, ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जितना डी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। तो यही आपका ऑर्डर है। इसको तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जब आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ तक, देखिए गौर से, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ साइज डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक लगभग अप्रोक्स सेम है ना, सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज डिक्रीज क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट है शील्डिंग इफेक्ट से। यहाँ से यहाँ तक क्या है कि जेड इफेक्टिव और लगभग शील्डिंग इफेक्ट सेम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ कौन है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है इस दोनों केस में। अब ये देख रहे हैं, ये जो गैप है, ये गैप बहुत कम, मतलब 4D सीरीज, ठीक है, और 5D सीरीज लगभग, मतलब 4D और 5D का जो साइज है, साइज क्या है, 4D लगभग 5D के इक्वल है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखिएगा, इसके बीच में कुछ चीज़ आ रहा है। कौन आ रहा है बताइए? इसके बीच में आ रहा है एफ ब्लॉक। दोनों के बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4f ऑर्बिटल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा एस में है, फिर पी में है, फिर डी में है, फिर एफ में है। तो एफ का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। जब एफ का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा तो क्या होगा, उसका चार्ज को रोक ही नहीं पाएगा। तो चार्ज जब रोक नहीं पाएगा तो वो उसका आउटरमोस्ट सेल छोटा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसको इस कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या हो रहा है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई पूछेगा कि बताइए 4D और 5D के बीच जो लगभग जो आप उसका साइज है, एटॉमिक साइज, वो लगभग सेम है। ऐसा क्यों है? तो बोलिए कि 4D और 5D के बीच में एफ आ गया, और एफ चार्ज को रोक नहीं पा रहा है। जब चार्ज को रोक नहीं पा रहा है तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए गौर से, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब यहाँ ऐसे चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया केस, ठीक है, और सेम केस ऐसा होगा कि ये सेम चीज़ है ना, और यहाँ से चार्ज निकल, और यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आपको आ चुका है एफ ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या 4f ऑर्बिटल है। अब 4f ऑर्बिटल चार्ज को रोक नहीं पाता है, तो बहुत तेज़ी से चार्ज बाहर निकलेगा, ठीक है, उसको खींचेगा। देख रहा है, अब ज़्यादा जो जोर से खींच रहा है, तो यहाँ पर कम से खींच रहा था ज़्यादा, लेकिन दोनों का साइज लगभग कितना ही हो गया, सेम हो गया। बहुत खींच के इसको अंदर ले आया, ठीक है। यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा, यहाँ हुआ क्या हुआ, लेंथेनाइड किस कारण, कंट्रक्शन के कारण। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साइज का एक बार वो याद कर लो, है ना। साइज का वो याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन है, जिंक है, फिर स्केडियम है, स्केडियम के बाद क्या है, टाइटेनियम है, फिर देखिए यहाँ पे कौन है, स्केडियम टाइटेनियम के बाद आपका जिंक है। तो आप करते रहिएगा ना, ये सब ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ मेरा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ मेरे पास क्या है, पी ब्लॉक है, और इसके बीच में आता है ये आपका टी ब्लॉक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, कि ये दोनों के बीच में आता है। ठीक है, ठीक, इसलिए से क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा क्यों बोलते हैं, कि ये दोनों के बीच में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं जिसका क्या हो, वो डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, विच है, जो पूरा पूरा भरा नहीं हो, विच है पार्शियली filled डी सबसेल, इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखिएगा, जिंक है 2+, जिंक 2+, कैडमियम 2+, Hg2+। यहाँ पर क्या होगा, 3d10, 4d10 और 5d10। ये सब क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। तो ऑल डी ब्लॉक आर, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक, पर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कपड़ का होता है, कपड़ का जो होता है +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कंपेयर टू कपड़ +1। यहाँ पर क्या होता है, 3d9 होता है, इसलिए क्या ये होता है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि कॉपर प्लस क्या है, 3d9 है, और यहाँ पर क्या है, 3d2 है। ये वाला जो है 3d9 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, देखते रहिएगा प्रेरिट NCERT। अब बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक, मेटालिक बॉन्ड के बारे में। क्या है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब मेरा बात जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड से। जैसे यहाँ पर देखिए Cr है, क्रोमियम, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3d5 और 4s क्या है आपका 1 है। मतलब गौर से आप जब देखेंगे, क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो
जितना नंबर ऑफ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उतना अच्छा ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है, डिपेंड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक, सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्रोमियम, ठीक है, फिर किसका होगा, एमओ का, मोलिब्डेनम, उसके बाद किसका होगा, टंगस्टन। ये क्या है, 3d5 4s1, फिर उसका क्या होगा 4d5 5s1, ठीक, उसके बाद क्या होगा 5d5 6s, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, देखो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है क्रोमियम, ठीक है, ये मेरे पास क्या है क्रोमियम, इधर मेरे पास क्या है मोलिब्डेनम, और यहाँ मेरे पास क्या है टंगस्टन। अच्छा एक चीज़ और है, तो इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर जो मेरा मैग्नीज है, ठीक है, तो यहाँ पर सडन इतना कम क्यों हो गया, सडन कम तुमको दिख रहा होगा, ऐसा कम क्यों? तो इसका रीज़न क्या है, जब तुम मैग्नीज का खींचोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीज का खींचोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मैग्नीज का, तो क्या होगा 3d5 4s2। तो गौर से देखो, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये क्या है, हाफ फील्ड है, एक क्या है आपका हाफ फील्ड है, और एक क्या है ये आपका फुल फील्ड है। तो दोनों क्या है आपका, दोनों फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों क्या है आपको बताइए, स्टेबल है। ये भी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये भी क्या है आपका बताइए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों क्या हुआ आपका, स्टेबल हुआ। जब दोनों स्टेबल होगा तो देखो बॉन्ड क्यों, आखिर कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, खुद को ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। जैसे इस केस में आप देखिए, इस केस में क्या था कि ये तो स्टेबल था, लेकिन यहाँ क्या था, ये अनस्टेबल था। तो इस कारण क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से बॉन्ड बना, यह दोनों स्टेबल है, तो ये बॉन्ड कम बनाना चाहेगा, इसलिए इसका बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, ये आपका आएगा, क्या होगा आपका जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, क्या होगा जिंक, कैडमियम और, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं जिसका मेटालिक जो हम बात की है बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो होता है डायरेक्टली, किसका होगा, डायरेक्टली होगा आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट का चार्ट है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर बताइए, जिंक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। तो कम किसका है, तो सबसे कम आपका है जिंक, कैडमियम का, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बात आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, जिसका बात आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड, याद रखिए जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक में उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसको मेल्ट करने में ज़्यादा समय लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है आपका OS। तो ये होता क्या है, दिस मेटल shows variable
ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से करता है। ऐसा क्यों होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टेट ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns1। ठीक है, मतलब आपका जो ऑर्बिटल होगा ये आपका हो गया, ये आपका हो गया डी ऑर्बिटल, है ना, n-1 d, और ऊपर में आपका हो गया आपका ns ऑर्बिटल। ये जो डेल्टा ई है बहुत कम है, यहाँ पर जो ये कम है बहुत कम है। ऐसा क्या होता है कि जब S से निकलता है इलेक्ट्रॉन तो साथ ही साथ आपका D से भी इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें 3 कैटेगरी बात आती है कि आपका होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर याद रखिएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या आता है? +4 आएगा, +5 आएगा, +6 आएगा और +7 तक जाएगा, +7 +8 तक जाता है, उसमें भी +8 तक जाता है। तो आखिर यहाँ पर कौन कैसे बनेगा? +4 +5 +6 कैसे बनेगा? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ठीक, ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सेकेंड बात क्या है? ऑक्सीजन क्या है आपका? ऑक्सीजन आपका क्या है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। पहला तो ये बात है। सेकेंड बात क्या है? एक तो ये प्लस पॉइंट, सेकेंड क्या है? एंड सेकेंड क्या है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों इसकी ब्यूटी है। इस कारण जहाँ तो आप देखते होंगे, ठीक है, एफ के साथ क्या है? देखो एफ के साथ क्या है कि एफ, पहला बात तो ये देखो दो ही काम कर सकता है मेटल से, प्लस हाई रेजोनेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में दो ही लोग लेके जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन दिक्कत आती है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बट नॉट फॉर्म 5। तो ये चीज़ें हैं। ऑक्सीजन का दोनों फेवरेबल। आपको अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो दो चीज़ आपको करनी होगी। पहली बात क्या है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? बताइए। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका हाई होना चाहिए। पहला बात ये आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, पहला चीज़ ये। और सेकेंड क्या होना चाहिए? आपके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस मामले में ऑक्सीजन दोनों है, दोनों उसके पास अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, प्लस वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। फ्लोरीन के साथ क्या दिक्कत है कि फ्लोरीन जो है तो ये यहाँ पर तो जीत, चलो इससे ऑक्सीजन से जीत गया, लेकिन क्या होगा? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक। और इसी कारण इस पर कीमत चुकानी पड़ती है। ये बहुत मैक्सिमम तक लेके नहीं जा पाता है, कुछ हद तक लेके जा पाता है लेकिन मैक्सिमम तक लेके नहीं जा पाता है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं कहाँ तक कौन लेके जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे MnO4-, ठीक है। अब खुद सोचो MnO4- है, मेरे पास Mn है, गौर से देखो यहाँ Mn है, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ख़त्म। इतना में इसका कितना चला गया? +7 चला गया। ठीक है, गौर +7 चला गया। वही इसको हमको ऐसा बनाना पड़ेगा MnF7, सोच रहे हो? MnF7 बनाना पड़ेगा। और Mn कितना है? ये, और एक F इधर, 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 एक F इधर और एक F इधर।
तो एक तो सबसे पहले बात है कि इतना इसमें क्या होगा, स्टैटिक रिपल्सन बहुत होगा, ठीक है, हाई रिपल्सन फील होगा, ठीक है, पहला बात ये, और ये स्टेबल रहेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऐसा मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करता ही, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता ही नहीं। और यहाँ देखो पाई बॉन्ड से ये तो हाई, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, कम ही संख्या है, 4 संख्या में काम निकाल लिया अपना ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसी से काट कर ये आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी बात होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीजन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो उसको मजबूर कर देता है पाई बॉन्ड के थ्रू, भाई +1 तुम और लाओ, +1 और लाओ, एक +1 सिग्मा बॉन्ड से, +1 माइनस पाई बॉन्ड से, और उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँचा दो, ठीक है, पहला ये होगा। सेकंड क्या होगा, Cr2 2-1, ठीक है, सब देखते जाओ, CrO3, ये सब इसको लेके जा सकता है, ठीक है। अरे ये देखो ऑस्मियम O4 +8 तक जा चुका है, +8, फ्लोरीन में अगर हम 8 है तो 8 चाहिए, कितना रिपल्सन होगा सोचो, तो स्टेबल होगा, कभी नहीं होगा। रुथेनियम O4 +8, ठीक है, तो +8 तक ही जाता है। और स्टेबिलिटी का यहाँ तक बात करेंगे, तो रुथेनियम +8 से ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ऑस्मियम +8, ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू साइज जितना बड़ा होगा उतना वो चार्ज को होल्ड कर सकता है। इसका साइज क्या है बताइए, साइज इसका भी, साइज भी अगर देख ले तो साइज का क्या है, साइज अगर साइज क्या है ऑस्मियम का, साइज ऑस्मियम का ज़्यादा है किससे, रुथेनियम से, साइज ज़्यादा है तो चार्ज को होल्ड कर सकता है अच्छे से, ठीक है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नीज के साथ फ्लोरीन का जो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम +4 है, ये भी स्टेबल नहीं, कि भाई यहाँ पर भी रिपल्सन होता है, पाई बॉन्ड से थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है ना, क्या रहता है, स्ट्रक्चर प्लेन में रहता है, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद क्या होगा, ये ब्रेक होके Ml F3 +½ क्या होगा आपका, F2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ केस है जिसमें आपको साथ रह सकता है, अगर दोनों साथ है तब ठीक है, जैसे एक केस हो सकता है कि इसमें क्या हो कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का साथ रहे, थोड़ा बहुत इसका साथ रहे, तो यहाँ चलो ठीक है, यहाँ पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 1 फ्लोरीन और 3 ऑक्सीजन से काम चल रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीज का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो ये चल सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि अगर सिर्फ अलग फ्लोरीन ला दे +7, तो +7 नहीं ला पाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कुछ केस है जैसे क्रोमियम, तो क्रोमियम F6, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है क्रोमियम, थोड़ा सा साइज इसका मैग्नीज से बड़ा है, सॉरी है ना, मैग्नीज से थोड़ा बड़ा है, तो ये +6 तक जा सकता है। सारा खेल साइज का, अगर साइज बड़ा है तो वो उसको स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है, और इसमें बहुत देर तो हम लोग पढ़ना भी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आ गया CrO3 MnO3 WO3, तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये आपका नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं ना क्या होता है, तो बताना पड़ेगा फिर, हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद को
रिड्यूस करे, सामने वाला को ऑक्सीडाइज करे। अब मान के चलो मैग्नीज +7 में है, +7 से मैग्नीज अगर +7 में है तो इसका क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 से +8 में नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं। तो +7 से कहाँ जा सकता है ये बताओ, +2 में। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, इसीलिए लेगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब बात बहुत हो चुका है ना, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा बताओ, ये एजेंट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट। आपको एनसीईआरटी रीड करना होगा इसमें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक Fe का। तो Fe में क्या होता है, +2 होता है एंड +3 दोनों दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन Fe का एक और ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, FeO4 2- इन अल्कलाइन सॉल्यूशन के फॉर्म। क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन मीडियम में ये आपको शो कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका रिएक्शन होगा FeO4 2- का रिएक्शन होगा आपको किसके साथ, एसिडिक मीडियम H+ के साथ। क्या बनेगा, Fe2O3 + O। कॉपर का तो पता ही है, कॉपर का 2 होता है, कॉपर का आपके पास कितना होता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1। क्या होगा, 3D10 कॉपर 2+, तो क्या होगा 3D9। विच वन मोर स्टेबल, तो कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल है किसे, कॉपर प्लस से। क्यों होता है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन है ना एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब कॉपर अगर आप +1 लिए तो स्टेबल होगा ही नहीं, ये क्या होगा, कॉपर 2+ और कॉपर में चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन का होता है डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये कॉपर के साथ होता है। अब चलते हैं कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन से, तो कॉमन में जैसे क्या आएगा, +2 आ सकता है और +3 आ सकता है। कॉमन में यही आ सकता है +2 और +3। तो जैसे अब ये कहीं भी आ सकता है, ये कॉमन आपका कहाँ से आ सकता है, क्लोराइड से आराम से आएगा, सल्फाइड से आराम से आएगा, ठीक है। इस सबसे आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये सब, रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज या सामने वाला को रिड्यूस। यहाँ पर देखो FeS, यहाँ +2 है, चाहता कहाँ जाना है, Fe3+ में, FeCl2, ये भी क्या +2, ठीक है। MnS, ये क्या है +2, तो ये चाहता है कि +2 से हम कहाँ जाए, Mn +7 जाए और 5 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करें। ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सामने वाला क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए क्या होता है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब लो हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ के आए कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होता है। तो लो के लिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होगा, -1 -2 0 +। जैसे यहाँ देखो वेनेडियम CO6 -1, तो यहाँ पर -1 था ना ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का माइनस होना, तो माइनस को होल्ड बस कौन कर सकता है, कार्बोनिल। या लो ऑक्सीडेशन स्टेट को होल्ड कौन कर सकता है, कार्बोनिल। जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, मेटल फटाक में अपने इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार में डाल देगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट बस कहाँ एग्जिस्ट होता है, कार्बोनिल के पास। क्या होता है ये, कार्बोनिल के पास, ठीक है ना। बहुत सारा केस देखे हैं ना, ये सब तो बहुत सारा केस हम लोग देखे। क्यों होता है बता चुके हैं कि अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, ये कार्बन के पाई स्टार में आराम से ये डाल देगा, ये डाल देगा पाई स्टार, तो खुद को स्टेबलाइज कर लेगा।
तो जो लो है वो लो के लिए आपको याद रखिएगा हमेशा कार्बोनिल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन है विच इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं कि Cr2+ है और Fe2+, कौन अच्छा होगा। तो फ्री आयन में तो यहाँ पर बन रहा है डी, ये मेरा फ्री आयन का कॉन्फ़िगरेशन है। फ्री आयन में बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, फ्री आयन मतलब कि कोई अभी लाइगेंड नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। तो 3D5 ज़्यादा स्टेबल होगा ना, 3D5 मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या बन रहा है, 3D5 बन रहा है और यहाँ पर 3D हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्री आयन, है ना, तो फ्री आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल बताइए। फ्री आयन में हमारा 3D5 ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू 3D3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब लाइगेंड आ रहा है। अब क्या आ रहा है, लाइगेंड, मतलब कि अब आ रहा है आपके पास H2O। ठीक है, तो अब बात हो रहा है H2O होल 6। ठीक है, होल 6 2+ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, H2O होल 6 3+। यहाँ भी आपके पास क्या आएगा, D4। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, D3, 3D4 3D3। लेकिन यहाँ क्या होगा, CFT होगा। क्यों CFT होगा, कब लाइगेंड आ रहा है, तो स्प्लिटिंग हो, क्या होगा, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होने के कारण क्या होगा, यहाँ मेरे पास ये दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है T2G, और यहाँ आपके पास T2G, ये आपका EG और ये आपका EG। तो आप आराम से दो वे है, CFAC आप निकालिएगा, तो CFAC आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए X आएगा, यहाँ की CFAC Y आएगी। तो ज़्यादा जो स्टेबल जो CFAC ज़्यादा अच्छी होगी, CFAC आपका किसका ज़्यादा, अब निकाल के देख रहे हैं ना, हम निकाल नहीं रहे हैं। Y का CFAC आपका क्या होगा, चलिए निकाल ही देते हैं। ठीक है, या आप खुद भी निकाल लेना, कुछ इसमें है नहीं, चलो निकाल ही देते हैं। तो CFAC यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, देखो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, माइनस 0.4 × 3 प्लस 0.6 × 1। ठीक, डेल्टा नॉट। तो यहाँ जब आप आएगा, इसमें 3 है तो इसको -0.43 होता है, तो 1.-1.2 प्लस 0.6। तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा, -0.6 है। ठीक है, और यहाँ देखिए CFAC कितना है, 0 है। तो यहाँ आएगा -0.43 × 3। तो लगभग यहाँ पे कितना आएगा, आपका आ जाएगा -1.2 डेल्टा नॉट। तो ये ज़्यादा है CFAC, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, आपको ये बताओ। CFAC सॉरी, यहाँ पे CFAC इतनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Fe, इसी में FeH2O। ठीक, Fe क्या होगा, H2O। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 6 2+ से हम लोग जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके FeH2O होल 6 3+। यहाँ पर 3D6 है और यहाँ पर आपका 3D5 है। तो इसका जो CFAC आएगा, यहाँ इसका CFAC क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ कितना आ रहा है, माइनस। तो ज़्यादा CFAC कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, कहाँ दिख रहा है ज़्यादा CFAC आपको, CR वाले में। ठीक है, कहाँ दिख रहा है ज़्यादा CFAC आपको, CR वाले में, है ना। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, ये। तो इन एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल कौन है, D3 मोर स्टेबल देन D5।
तो एक्वा सोल्यूशन में कौन होगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट? Cr2+। अच्छा रिड्यूसिंग होगा किससे? Fe2+। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। क्यों ये शो करता है? कहीं पर भी हम यूज करते हैं इसको एज ए कैटलिस्ट, क्यों यूज करते हैं? तो 2-3 बातें हैं, है ना। समझिए पहला बात है कि ये इसके पास ये अपना सरफेस एरिया देता है रिएक्शन के लिए। क्या देता है? प्रोवाइड। पहला तो है सरफेस एरिया, अपने ऊपर पहले रिएक्शन को होने देता है, सरफेस एरिया देता है। क्या देता है? सरफेस एरिया। जैसे आपने बात किए थे H2PD, कहीं लिखा आपको दिखेगा, तो क्या करता है H2? तो यहाँ पर आपके पास ये PD है और यहाँ पर आपके पास H है, ऐसे H लगा होता है, ये सरफेस एरिया देता है रिएक्शन में। पहला बात तो ये। सेकेंड क्या है? सेकेंड बात इसका है कि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये खुद को चेंज कर सकता है। ये क्या शो करता है? वेरिएबल क्या है? ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी है। और थर्ड क्या है आपके पास? थर्ड है इसके पास प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल की बहुत सारा है, इसलिए भी ये यूज होता है कहाँ? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो, अगर ये I- है, H2O(A2-), ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन। इसी को अगर हम लोग आयरन का यूज करते हैं कैटलिस्ट, जैसे I- प्लस Fe3+, तो अब क्या होगा देखो गौर से। यहाँ Fe क्या होगा? 2+ में आ जाता है इजली से, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? I2 बनेगा। और फिर Fe2+ जो यहाँ बना, उसका रिएक्शन होगा H2O(H2) में, तो क्या बना आपका? Fe3+ प्लस SO4(2)। ठीक है, तो दिख रहा है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, प्लीज़ ध्यान रखिए। इससे ये आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इससे आपका ये कैंसिल हो गया, मतलब इससे ये कैंसिल हुआ और आपका इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास? I-, ठीक, प्लस H2O(H2)। क्या बना आपका? I2। यही रिएक्शन तो हमको करवाना था, और SO4(2)। तो इसमें यूज किसका किया हम लोग? आयरन कैटलिस्ट का। इसके बहुत सारे रिएक्शन है ना। वाकर कैटलिस्ट है, वाकर कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें यूज क्या होता है? PdCl2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? PdCl2। तो इसमें कुछ होता नहीं है, सब बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। H2O होता है, लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं? PdCl2 प्लस C2H4। तो मेरा जब फॉर्मेशन होता है यहाँ पर बनता है क्या? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO प्लस PD प्लस HCl। ठीक है, और एक और यूज होता है आपका हैबर प्रोसेस, सबको पता है हैबर प्रोसेस, सब पढ़े हो छोटे क्लासों में। हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पर क्या यूज होता है? Fe, ठीक है, MO2NH3। Fe क्या है? कैटलिस्ट है। Fe क्या होता है यहाँ पर बताइए? कैटेलिस्ट होता है। और MO क्या होता है? प्रमोटर, वो रिएक्शन को थोड़ा इनिशिएट करता है। क्या होता है?
प्रोमोटर। नेक्स्ट आता है ऑसवाल्ड। ठीक है, ऑसवाल्ड के बारे में बात करते हैं। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है? ऑसवाल्ड प्रोसेस तो यहाँ भी देखते होंगे आप यूज होता है। यहाँ भी क्या होता है आपका NH3 + O2, तो क्या बनता है PtRH। ठीक है, क्या बनेगा आपका NO, रूथेनियम, सॉरी रोडियम बनता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सब आपका प्रोसेस है जिसमें यूज होता है अच्छी मात्रा में। क्या यूज होता है आपका? कैटलिस्ट यूज होता है, फेमस प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आपको क्या फॉर्मेशन होता है? SO2 + O2। यहाँ यूज क्या होता है? V2O5SO3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बना। सेकेंड क्या है? इंटरसेसियल कंपाउंड। सेकेंड है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेसियल। इंटरसेसियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ये है ना, ये जो है कि जिससे सॉलिड स्टेट बनता है ना कटायन और अनायन के फॉर्म में, तो ऐसा यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर इसे आपका, एक मिनट, ये हुआ, एक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह कोई इंटरसेसियल कंपाउंड है। ठीक है, तो बीच में आपको क्या दिख रहा है? इस बीच में आपको क्या दिख रहा है? इस बीच में आपको दिख रहा होगा वॉइड, है ना? गौर से देखिएगा, इस बीच में आपको क्या दिख रहा है? वॉइड। तो इस बीच में वॉइड जो दिख रहा है, तो उस वॉइड में क्या क्या आ सकता है? उस वॉइड में छोटे छोटे जो भी एलिमेंट है, बेरिलियम आ सकता है, स्मॉल साइज एटम इसमें आ सकता है। क्या आ सकता है इसमें? स्मॉल साइज एटम। तो कौन कौन आ सकता है इसमें? बोरोन आ सकता है, कार्बन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, और भी होता सकता है इजीली इसमें, इस वॉइड में आ सकता है। ठीक है, ठीक। ऐसे बहुत सारा डायमंड होता है, तो डायमंड को देखते हो गए। डायमंड का कलर सब चेंज होता है, मतलब कलरफुल डायमंड्स आते हैं, कलरफुल। ठीक है, कलरफुल डायमंड आता है, वैसा ही होता है, इस तरह से होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ है आपका, ये बनता है, क्या बोलते हैं, स्टील बनता है। जैसे स्टील, स्टील कैसे बनता है? स्टील बनता है आपका, आयरन है उसमें कार्बन डाल दिए। ब्रास बनता है, सब कर लीजिएगा ना खुद से भी, ये सब में आता है। ठीक है, ब्रास बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टील कंपाउंड बनाता है। इस कारण क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई देन प्योर मेटल। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है प्योर मेटल से। ये केमिकली इनर्ट हो जाता है, कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। क्या होता है? केमिकली इनर्ट। क्या होता है? केमिकली इनर्ट हो जाता है। ये कंपाउंड क्या होता है? नॉन स्टिचियोमेट्रिक होता है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक मतलब, इसका मतलब देखो समझो क्या होता है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक का मतलब होता है कंपाउंड है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड ऐसा होगा Fe0.9O, ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सब NCERT में सारा है, तो इसमें ज़्यादा समझ नहीं देंगे। अब आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो बहुत सारा एलॉय
बनाता है, ये क्या है आपका एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा एलॉय बनता है इससे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एलॉय फॉर्मेशन होना चाहिए, दो याद रखिएगा। जैसे एक हम ये ली, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ में कुछ नहीं मिला देना है, ठीक है। जैसे आपने ये लिया है ना, एक आपने ये लिया, ठीक, और एक आपने लिया ये, दो एलिमेंट आपने लिया, ठीक है, दो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोगों ने लिया। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अपने मन से कुछ नहीं मिला देना है, ठीक है। पहली बात क्या होना चाहिए, ये दोनों का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। एटम हैव क्या होना चाहिए, सिमिलर, क्या होना चाहिए, सिमिलर साइज। जो एटम हो उसका साइज क्या होना चाहिए, लगभग सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। जो मैक्सिमम जो साइज डिफरेंस होगा, मैक्सिमम साइज डिफरेंस, मैक्सिमम जो साइज डिफरेंस होगा ओनली, जो मान्य है कितना, 15%। ओनली जो है मैक्सिमम जो साइज डिफरेंस कितना है, 15% का है। जैसे HG का फेमस कम होता है, सोडियम अमलगम, सुनने हो, HG कैन फॉर्म एलॉय, क्या बनाता है, बहुत से बनाता है एलॉय। जैसे Fe से बना सकता है, PT से बनाता है, एंड टंगस्टन से बनाता है, अमलगम बोलते हैं। अब यहाँ देखो ब्रास है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रोंज है, दोनों का साइज लगभग सेम है ना। ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर प्लस Sn, और ये क्या होता है, होमोजेनियस। जो भी एलॉय होता है सब क्या होता है, होमोजेनियस, क्या होता है, होमोजेनियस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एलॉय को कहीं से काटोगे तो सेम यूनिफॉर्मिसिटी, मतलब जिससे सेम एटम का रेशियो मिलेगा, एक एटम इसका, एक एटम, जैसे एक एटम कॉपर का, एक एटम जिंक का ब्रास में। होमो क्या होता है आपका, जीनियस। कहीं से भी कट करोगे क्या होगा, सेम कंपोजिशन मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पास, सेम कंपोजिशन होगा, ठीक है, हर जगह सेम ही होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन मेथड, सारा फेज का प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पर, प्रिपरेशन मेथड पर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको स्टार लगा पढ़िएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन। पहला पढ़ते हैं ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। इसका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग K2Cr2O7 के बारे में, ठीक है। तो पहला क्या हो, कैसे बनता है, तो पहली बात FeOCr2O3, इसको बोलते हैं ओर। इस ओर का नाम क्या होता है, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट क्या होता है, ये बोलो, ओर, क्रोमाइट ओर। अब यहाँ मेरे पास क्या है, Na2CO3 प्लस O2। O2 मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, +2 है, और यहाँ पर आपका है ये आपका +3, ये क्या आपका +3 है। तो अब इस दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग क्या लिए हैं, 1000 डिग्री है, और यहाँ पर 1300 डिग्री लगभग हम लोग क्या लेंगे, 1300 डिग्री क्या लेंगे लगभग हम लोग के पास, सेल्सियस लेंगे। यहाँ पर हीट करेंगे, जब हीट करने के बाद क्या हो बनेगा, होता है यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको हमको एक मिनट दो। Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस CO2, ये होता है रेडिस। रेडिस क्या होता है, ये आपका रेडिस ब्राउन होता है। क्या होता है इसका कलर, रेडिस ब्राउन। ये क्या होता है आपका, येलो।
अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम सबको पानी मिला दें, जो जो आप देख रहे हैं ना, इस पूरे को हम लोग कहाँ मिला देंगे, वाटर में। इस पूरे कंपाउंड को हम लोग वाटर मिला देंगे, H2O में, H2O मिला। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको वाटर में डालेंगे, देन क्या करेंगे, H2O है, H2O प्लस क्या होगा आपका, फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका पानी में घुल जाएगा, Na2CrO4, ये आपका सोल्यूबल है। और FeO2 3 का क्या बनेगा, आपका बनेगा रेसिड्यू बनेगा। क्या बनेगा आपका, रेसिड्यू बनेगा। अब ये मेरा क्या है, ये सोल्यूबल इन वाटर, इस क्या है आपका, सोल्यूबल इन वाटर। अब इसको हम लोग, इसको तो अलग कर लिए, ये सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अभी जो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, Na2CrO4, इसको हम फिर एसिड से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से। तो हमें मुझे क्या मिलेगा, Na2Cr2O7 प्लस Na, ठीक है, प्लस Na2SO4। अभी जो बना है Na2SO4, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सुटेबल टेम्परेचर, अप्लाई फॉर रिमूवल ऑफ Na2SO4, ठीक है। Na2Cr27 प्लस KCl, यहाँ पर क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पर। तब बनेगा आपके पास K2Cr27 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बनेगा। एक दो चीज़ ध्यान रखिएगा, बस ये आपका बन गया। एक चीज़ दो चीज़ ध्यान रखिए, जैसे CrO4 2 - इसका अगर आप सॉल्यूशन बेसिक लिख लीजिएगा, मतलब pH से ज़्यादा होगा सॉल्यूशन इसका, सही pH से कम एसिडिक कर लोगे तो क्या बन जाएगा, Cr2O7 2 - अब फिर इसको अगर उल्टा कर देंगे, इसका अगर हम बेसिक करेंगे pH लेस, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा, ये आपका वो बनेगा बेसिक कंडीशन में, यहाँ पर होगा आपका एसिडिक कंडीशन में, ठीक। अब क्या होगा, ये बन गया। अब इसका हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, Cr माइनस, यहाँ पे क्या होगा, D3S, ठीक है, D3S। कलर किसके कारण हम बात किए थे, हम लोग कलर ड्यू टू चार्ज, क्या है आपका, चार्ज ट्रांसफ़र, O-, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टाइप का बॉन्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये वाई बॉन्ड है और ये एक्स बॉन्ड है। वाई बॉन्ड लगभग 173 पिकोमीटर है, ठीक है।
यहाँ पर 163 पिको मीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा, जो एक्स होगा, सॉरी वाई जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्स से ज़्यादा, सिंपल बात है। और आपका पास जो CRO बॉन्ड होगा वो लगभग बॉन्ड होगा 1 2 काउंट कर लेना कितना होगा, 8 बॉन्ड होगा। ठीक है, और आपके पास जो बॉन्ड होगा, ठीक है, आपके पास जो आइडेंटिकल CR बॉन्ड होगा, आइडेंटिकल सेम आइडेंटिकल CRO बॉन्ड होगा एक्स वाला, वो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2। Cr27 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है +6 में, तो इससे ऊपर जाएगा नहीं, तो बस इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, या तो ये हो या फिर K2CrO4, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cr27 जब ले देंगे 2-, तो अगर मेरे पास क्या होगा, I- होगा। ठीक है, सेकेंड होगा आपका H2S होगा। इसके बाद क्या होगा, Fe2+ होगा। और यहाँ तो ये ऑक्सीडाइज होगा, कहाँ जाएगा, I2 आएगा प्लस Cr3+, यहाँ आएगा आपके पास सल्फ़र प्लस आपका आएगा Cr3+, यहाँ आएगा Fe3+, यहाँ पर क्या आएगा Cr3+, Sn4+ प्लस क्या आएगा यहाँ पर Cr3+। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा। इसके अलावा रीड है ना NCERT लाइन बाय लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा टॉपिक बचा, हम लोग ख़त्म कर देंगे अगले क्लास में, पूरा ये डी ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन NCERT पढ़िए, JEE मेंस PYQ सॉल्व कीजिए, उसी से पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको करना ही पड़ेगा, कोई और इसका उपाय नहीं है। हम पढ़ा दे, कोई पढ़ा दे, आपको NCERT रीड करना ही पड़ेगा। डाउट हो पूछिए। चलिए।